Recording is on. फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ स्कूल एजुकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे बीच बीच में मैं बताता रहता हूँ बिकॉज दीज डेज आई एम क्रिएटिंग ए नंबर ऑफ दीज वीडियोस टू इम्पार्ट एजुकेशन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन आज का जो ये मैं लेक्चर देने लगा हूँ, इसका मैंने नाम भी ये रखा है रिडंडेंट स्कूल एजुकेशन। रिडंडेंट मीन जिसकी ज़रूरत किसी को नहीं है। उस स्कूल एजुकेशन की ज़रूरत किसी को नहीं है जो बच्चे इंडिया के स्कूल्स में ले रहे हैं। इसीलिए आई रिपीट, मैंने कई बार ये कहा है, इसीलिए अगर उस स्कूल की एजुकेशन ठीक नहीं है तो उनके जो एजुकेशन के फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग नहीं होते, और फिर इसलिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन जो है वो बिल्कुल यूजलेस हो जाती है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इसलिए स्कूल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए इसका मैंने चैप्टर या जो लेक्चर है इसका नाम ही रखा है रिडंडेंट स्कूल एजुकेशन। मीन्स यूजलेस स्कूल एजुकेशन। यूजलेस मैं कहना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा मैंने रिस्पेक्टेबल वर्ड यूज़ किया है, रिडंडेंट। तो रिडंडेंट स्कूल एजुकेशन। अब ये पेरेंट्स को भी पता है, टीचर्स को भी पता है, जो थोड़े बड़े स्टूडेंट्स हैं हाई स्कूल में, उनको भी पता है कि वो जो एजुकेशन है उनकी बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, उसका कहीं काम नहीं आने वाला। लेकिन दे आर वेस्टिंग प्लेंटी ऑफ देयर टाइम ऑन दैट एजुकेशन। अब स्कूल में रफली आप मान लीजिए आना जाना मिलाकर एवरेज जो स्टूडेंट है प्राइमरी के बाद वो करीब 8 घंटे स्कूल में लगाता है। उसके बाद वो बच्चा इतना थक जाता है कि वो जो होमवर्क उनको फिर देते हैं, 3-4 घंटे का होमवर्क दे देते हैं उनको, वही जो वैसे स्कूल में जो एजुकेशन है वो यूजलेस है, फिर उनको वो घर में काम दे देते हैं। तो बच्चा जो है उसकी हेल्थ भी इट कीप्स डिटीरियरेटिंग। बहुत से बच्चों को इसीलिए स्पेक्स लग जाती हैं, और वो उनकी हेल्थ माल न्यूट्रिशन की वजह से या दे बिकम विक्टिम्स ऑफ स्टंटिंग और वेस्टिंग। ये एक बहुत बीमारी है जो इंडिया में बच्चों को है, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग उसको बोलते हैं, वो है। तो उससे अपने बच्चों को बचाने के लिए इस एजुकेशन के सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। अब ये जो एजुकेशन का सिस्टम बना हुआ है ये को भी 70-80s में कुछ जो इलिटरेट ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने बनाया था, जिनको खुद एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता, वही एजुकेशन चलती जा रही है। तो अब मैं आपको इसका क्यों कह रहा हूँ कि ये एजुकेशन रिडंडेंट है या इररेलेवेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये एजुकेशन के बाद जब स्कूल या कॉलेज की यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं लोग, तो उनकी जॉब नहीं लग रही है। मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि आई विल शेयर ये वैसे तो मैं शेयर करता हूँ। वैसे तो इंटरनेट भरा हुआ है ये बताने के लिए कि ये जो एजुकेशन है टोटली अटरली यूजलेस है। तो आपको अपनी स्क्रीन पर ये नज़र आ रहा होगा, मैंने ये एक प्रपोज़ल बनाई थी जो गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए कि एजुकेशन के सिस्टम को ठीक कैसे किया जा सकता है। तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, जो एक उसका वन ऑफ द पैरामीटर्स दैट ह्यूमन डेवलपमेंट और इंडेक्स और HDI मेजर्स इज द एजुकेशन क्वालिटी ऑफ ए कंट्री। तो उसमें हमारा जो इंडिया का रैंक है, इट इज़ ए डिसमल रैंक ऑफ 131 इन 180 कंट्रीज। तो बहुत जो छोटे छोटे और गरीब कंट्रीज भी हैं उनका भी हमारे से अच्छा है सिस्टम, तो इसलिए जॉब नहीं लग रही लोगों की। तो आप इसको अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, 707 पोस्ट पर 7.5 लाख दावेदार। MBA MCA जो बहुत अच्छी एजुकेशन मानी जाती है, MBA और MCA वाले भी मोची माली धोबी बनने की रेस में। लेकिन ये मैंने सिर्फ एक क्लिपिंग लगाई है। इसमें मैंने अपनी जो प्रपोजल है जो मैं सरकारों डिफरेंट सरकारों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ, उसमें मैंने कई ऐसे बताए हैं कि वेब, मैंने यहाँ लिखा है द वेब इज रिप्लीट विद फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट रिवील द हार्श रियलिटीज ऑफ द जॉब मार्केट। यानी कि भरा पड़ा है इंटरनेट ऐसी ही, जैसे मैं ये आपको क्लिपिंग दिखा रहा हूँ, ऐसे क्लिपिंग से कि बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं
वो ऐसे छोटी छोटी जो साइकिल पर काम करने वाली जॉब्स होती हैं वो करने के लिए तैयार हैं। उसका कारण क्या है? इसका कारण ये नहीं है कि जो मार्केट में जॉब्स नहीं है, वैसे कोरोना वायरस की वजह से आजकल थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन ये वाली दिस डिलेमा हैज बीन परसिस्टिंग फॉर इयर्स इन इंडिया। तो कोरोना वायरस का ये फैक्टर नहीं है इसमें, ये हमारी एजुकेशन सिस्टम ही खराब है। इसीलिए अगर कोरोना वायरस ठीक हो भी गया 1 या 2 साल के बाद, इवन देन दिस सिचुएशन विल नॉट चेंज और रादर इट विल गेट वर्स। इसलिए क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल खराब है। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं 10th क्लास ले लीजिए। 10th क्लास जो सीबीएसई का वो होता है और एनसीईआरटी का सिलेबस होता है, उसमें अगर आप देखें तो उनको वो क्या पढ़ा रहे हैं, जैसे रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या ऐसे कई कुछ ऐसे फजूल का बिल्कुल है वो काम। अब वो पढ़ाई कैसे होती है जब बच्चा अपनी फंडामेंटल एजुकेशन प्राइमरी स्कूल में ख़त्म कर लेता है, 5वीं क्लास में ख़त्म कर लेता है। तो मैं 1 मिनट इसको, आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस। तो अपनी जो फंडामेंटल प्राइमरी एजुकेशन 5वीं क्लास तक कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद उसको एक स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है। वो होती क्या है? एक तो या तो आर्ट्स की होती है, ह्यूमैनिटीज जिसको बोलते हैं। दूसरी होती है स्टेम की, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ, स्टेम। स्टेम इज एन एक्रोनिम, STEM, स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथ। थर्ड होती है ट्रेड या कॉमर्स। तो ये 3 स्ट्रीम्स अभी तक हैं, आगे और भी हो सकती है, मुझे पता नहीं। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं है, सबको सब कुछ ही पढ़ाते जा रहे हैं। अब जिसने स्टेम स्ट्रीम में जाना है वो 1 या 2 या 5% बच्चे होंगे टोटल, जितने भी स्कूलों में पढ़ते हैं 5% से ज़्यादा नहीं वो हो सकते, क्योंकि उसमें एजुकेशन के साथ साथ और बहुत सी स्किल चाहिए आपको। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, वो बहुत से बच्चों के पास नहीं है, सो दे कैन नॉट चूज स्टेम एज ए स्ट्रीम, एजुकेशन स्ट्रीम वो चुन ही नहीं सकते। तो वो मैक्सिमम 5% है। तो अगर जिसने स्टेम स्ट्रीम चूज की है उसको ये पॉलिनोमियल और साइंस की वो जो केमिस्ट्री वगैरह, वो बायोलॉजी केमिस्ट्री, वही उसी को पढ़ने की जरूरत है। बाकी जिसने स्टेम में जाना ही नहीं है, जिसने आगे चलकर साइंस स्ट्रीम ही नहीं लेनी है, उसको ये क्यों पढ़ाते जा रहे हो आप? और टाइम इतना वेस्ट हो रहा है, 12-15 घंटे उनके बच्चों के वेस्ट करते हो। दे विल नेवर बी एबल टू डेवलप। उनकी हेल्थ इतनी खराब हो जाएगी, ज़्यादातर बच्चे इसीलिए कमज़ोर रहते हैं, किसी गेम्स में वो एक्सेल नहीं कर सकते, कुछ और अच्छा काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एजुकेशन, यूजलेस एजुकेशन का बर्डन उनके ऊपर इतना है कि वो कुछ और सोच ही नहीं सकते, उनका माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। तो इस सिस्टम को मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको ख़त्म करने की जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए। टीचर्स को जाकर मिलिए, ये जो झूठे पॉलिटिशियन वहाँ पर बैठे हुए हैं सरकार में, उनको जाकर मिलिए, उनको बोलिए कि इस एजुकेशन को बंद करें। वो इस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। जिसने स्टेम स्ट्रीम लेना है उसी को ये सारा पढ़ाइए। बाकी जिसने आर्ट्स लेना है, आर्ट्स में इतनी अच्छी अच्छी जॉब्स है, मैं आपको बता नहीं सकता। कोई स्टेम पढ़ने की जरूरत नहीं है सबको, आर्ट्स में तो बहुत अच्छी जॉब्स हैं। तो उसको वो क्यों पढ़ाते जा रहे हो आप? पॉलिनोमियल और रियल नंबर और क्वाड्रेटिक और ये पता नहीं क्या क्या उनको फजूल का पढ़ाते जा रहे हैं, और उनको बिल्कुल उनका जो बचपन है वो खत्म कर रहे हैं। दे आर किलिंग देयर चाइल्डहुड। इतने ये क्रूअल हैं टीचर्स, पेरेंट्स और पॉलिटिशियंस। ये बच्चों को देखिए, दे आर मीन्स क्रूअल टू द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन कंट्री। इतने झूठे मक्कार वो कहते जा रहे हैं स्कूलों में अच्छी एजुकेशन है, लेकिन वो बिल्कुल यूजलेस एजुकेशन है। तो इसलिए मैं पेरेंट्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अब जैसे मान लीजिए रशियन रेवोल्यूशन या फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट हर एक क्लास में कुछ ना कुछ उसका ऐसे बताते हैं। अब उसका बिल्कुल भी रेलेवेंस नहीं है। तो इसको पढ़ाने का तरीका क्या है कि जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज इट्स रिफ्लेक्शन इवन टुडे इन इंडिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन की जैसी चीज की इमीडिएटली इंडिया में जरूरत है।
तो उसको इसके साथ जो करंट सिचुएशन है उसके साथ उसको कनेक्ट करके बताएं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इन इन वजह से उस वक्त हुआ था और उसकी अब यहाँ पर ऐसे जरूरत है, तब तो इसका रेलिवेंस है। अदरवाइज कोई रेलिवेंस किताब में बिल्कुल, और उसमें गलतियां इतनी होती हैं बुक में, और इट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड इवन, तो वो ही पढ़ाते जा रहे हैं बिकॉज दे हैव दिस हर्ड मेंटालिटी, भेड़ चाल है, उसमें पढ़ाते जा रहे हैं। तो उसको इमीडिएटली बंद कीजिए। इसको मैं स्कूल के जो बच्चे हैं जो थोड़े ग्रोन अप हैं उनको, उनके पेरेंट्स को, जो टीचर्स हैं मक्कार झूठे टीचर्स हैं, उन्होंने कोई कोशिश नहीं आज तक की, उनको पता है कि ये एजुकेशन यूजलेस है, फिर भी वो बच्चों को इससे बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबको ये कि इस सिस्टम को इमीडिएटली बंद कर दीजिए, 1 या 2 दिन या 1 हफ्ते में, जहां चलना पड़ता है आई विल अकम्पनी यू। ये जो एनसीईआरटी में बैठे हुए हैं ना ब्यूरोक्रेट्स, मींस दे आर लाइक पैरासाइट्स, पैरासाइट्स की तरह एनसीईआरटी और ये पॉलिटिशियन जो बैठे हुए हैं, इनको कुछ, दे आर क्लूलेस अबाउट द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, उनको कुछ पता नहीं है। वो पुराना भेड़ चाल में फंसकर, आप, मेरे को सबसे ज्यादा जो दुख है वो बच्चों का है। आई सी दो चिल्ड्रन, मैं आपको पता होगा मैं बच्चों के लिए स्कूल चलाता था यहाँ पर द्वारका सेक्टर 3 में, तो मेरे को पता है वो फ्री स्कूल था, ये ना सोचिए कोई मैं कमर्शियल ऐसे कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ, फ्री स्कूल था। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो है एजुकेशन का सिस्टम, दिस इज अटरली यूजलेस, इसको इमीडिएटली किसी ना किसी को आवाज उठानी पड़ेगी। मैं तो उठाता हूँ, लेकिन मेरे अकेले से कुछ नहीं, आई एम नॉट द रियल स्टेक होल्डर इन दिस प्रडिकमेंट। इसमें मैं पूरी प्रॉब्लम में स्टेक होल्डर वैसे डायरेक्ट हूँ ही नहीं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, टीचर्स हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा। मेरी हेल्प जहाँ चाहती है चाहिए आपको, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर दिस कॉज, दिस ए कॉज। अपने बच्चों को बचाइए, ये ऊपर कोई नहीं, पॉलिटिक्स आधे से ज्यादा क्यों, 90% से ज्यादा तो अनपढ़ है, ऐसे क्राइम कर करके, गुंडागर्दी कर करके वो पॉलिटिशियन बने, सो दे विल नॉट बी एबल टू थिंक अबाउट देयर योर चिल्ड्रन और उनके फ्यूचर के बारे में। उनको ऐसे ही आप भेड़चाल करके पढ़ाते जा रहे हो, उसके बाद जॉब बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको लिख कर ले लीजिए, आपको कई एग्जाम्पल में, हजारों एग्जाम्पल आप अपने आप भी सर्च कर सकते हैं, ये वाली रिपोर्ट जो मैंने बनाई है ये भी देख सकते हैं। तो इसमें मैं क्या कह रहा हूं, तो मैंने अपना भी एक फ्रेमवर्क, एजुकेशन फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, जिससे बच्चे को जो मॉडर्न, इसको मैं मॉडर्न अल्टरनेटिव एजुकेशन कहता हूँ, जिससे बच्चे को ये डायनामिक काइंड ऑफ सिलेबस, यानी कि अगर जॉब मार्केट में कल को कुछ चेंज होता है तो मैं इस सिलेबस को चेंज कर दूंगा, नई चीज पढ़ानी शुरू कर दूंगा। मेरे को नहीं अटके रहना वो पॉलिनोमियल और उसके क्वाड्रेटिक के ऊपर, और रशियन रेवोल्यूशन वो जो 2 सेंचुरीज पहले हुआ था, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है उससे। आज की डेट में बच्चे की लाइफ कैसे बन सकती है, कैसे ठीक हो सकती है, वही एजुकेशन है। उनको किताबों को बिल्कुल, यू शुड डिस्ट्रॉय दोज बुक्स विच आर बीइंग यूज्ड इन द स्कूल्स। वो कन्वेंशनल बुक्स से आपके बच्चे का कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसको 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड करेंगे, ह्यूमैनिटीज में, स्टेम में, और थर्ड जो है ट्रेड या कॉमर्स जो मैंने बोला। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, स्टेम वाली जो चीज है, कि ये वहां बुक में लिखा हुआ है, बुक इतनी घटिया लिखी हुई है बुक्स जो एनसीईआरटी की है, मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल उसमें स्ट्रक्चर नहीं है, इंग्लिश की मिस्टेक्स होती हैं, और जो पढ़ाने का उसमें तरीका है वो भी टोटली रॉन्ग है। किसी टीचर ने, ये जो मक्कार टीचर्स हैं स्कूल के, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में, किसी ने उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की है। अब मैं आपको बताता हूँ, वहां लिखा हुआ है टेक ए फ्लास्क एंड स्पिट लैम्प। तो स्पिट लैम्प और फ्लास्क और जो ये है टेस्ट ट्यूब है, ये बच्चों ने कभी लैब में देख, लैब तो है ही नहीं है उनके। ऐसे ही पिछले 2 साल तो कोरोना वायरस की वजह से मोबाइल पर पढ़ाते थे, तो लैब में लेकर ही नहीं गए कभी। वैसे भी स्कूलों में लैब खुलती ही नहीं है, तो वो बच्चा कैसे समझेगा ये सारा साइंस का सब्जेक्ट। तो उसके लिए साइंस तो वैसे ही टोटली रिडंडेंट है, तो लैब के बिना आप कैसे उसको सिखा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो है स्टेम वाले जो बच्चे हैं वो 5% से ज़्यादा नहीं होंगे, और वैसे भी
पेरेंट्स को कोई स्टेम के साथ दे शुड नॉट हैव एनी इन्फेक्चुएशन विद स्टेम। स्टेम एक इक्वल स्ट्रीम है, उसमें जो बच्चे आर्ट्स पढ़ते हैं या कॉमर्स या ट्रेड पढ़ते हैं उसके बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, खास करके इन दिस टुडेज कनेक्टेड वर्ल्ड जहाँ पर जो ट्रेड है वो ग्लोबलाइज्ड है। वहाँ ट्रेड की तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि स्टेम की हो ही नहीं सकती उतनी। तो इसलिए ऐसे स्ट्रीम्स बनाएंगे और इन स्ट्रीम्स के हिसाब से बच्चे को 5वीं क्लास को 5वीं तक फंडामेंटल एजुकेशन होगी, उसके बाद वो स्ट्रीम्स में पढ़ेंगे। जिस बच्चे ने स्टेम स्ट्रीम ली है उसको अकबर बीरबल और फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, दे विल बी वेस्टिंग देयर टाइम। और जिस बच्चे ने आर्ट्स लिया है उसको ये साइंस केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, किसी को काम नहीं आएगी आगे, मान लीजिए ये। तो इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा। और जो मेन चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है, नाउ आई विल अगेन शेयर दिस स्क्रीन विद यू। तो मेन ये है इसमें, अभी आपको अपनी स्क्रीन पर ये नजर आ रहा होगा, ये जो मैंने प्रपोजल बनाया है कि एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कनेक्ट एजुकेशन विद एम्प्लॉयबिलिटी, यानी कि हमें जिस जो जॉब मार्केट में अवेलेबल है वो वाली पढ़ाई करवानी है। ये नहीं करना कि हमारे पास जो पढ़ाई है वो करवा दें फिर बच्चे बाहर सड़क पर घूमते हैं, क्योंकि उसमें उसकी जॉब तो है ही नहीं है। तो एजुकेशन को एम्प्लॉयबिलिटी के साथ जोड़ना बहुत ही जरूरी है। और ये जो है घर में फजूल की एक्सरसाइज देते हैं, ये करने की बिल्कुल बंद कीजिए, उसको स्कूल वाले बंद कीजिए। बच्चे के आप कैरियर और हेल्थ दोनों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो उनको जैसे मैंने बताया हाइब्रिड स्किल्स की अब जरूरत है। अब जो मार्केट है ये इतनी टफ है जॉब मार्केट, उसमें बच्चे को हाइब्रिड स्किल चाहिए। तो आप उनका टाइम बिल्कुल ना वेस्ट कीजिए इसके ऊपर। ये जो केमिस्ट्री और वो जो मैं आपको बता रहा हूँ पॉलिनोमियल वगैरह, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग फॉर अर्निंग पहले दिन से, यानी कि 5वीं क्लास के बाद जब सिक्स ईयर ऑफ एजुकेशन में इमीडिएटली उसको बताइए कि ये एजुकेशन जो तुम्हें दे रहे हैं इससे तुम इस तरह से अर्न कर सकते हो। बच्चे 6th 7th 8th से भी अर्न करना शुरू कर सकते हैं। आई हैव गॉट plenty of these ideas that can be used to make these children earn। तो ये मेन है इसमें। तो उसके बाद ये टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्नोलॉजी ये पुरानी वो कुछ पर्ल या ऐसे कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कुछ कुछ यहाँ पर पढ़ाते जा रहे हैं जिसका बिल्कुल उनको, इवन द टीचर्स आर क्लूलेस, उनको कुछ पता नहीं है। ऐसे ही फजूल में बोर्ड के ऊपर वो कुछ भी जो बुक में लिखा है, जो उनके ऊपर इम्पोज कर दी गई है बुक, उसी से वो कुछ कुछ ऐसे गलत पढ़ाते जा रहे हैं। उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एजुकेशन है ये तो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको बच्चों को पढ़ानी भी है, फर्स्ट यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। पीछे तो प्रोग्राम ही चलना है ना, उसके बिना आप ऊपर वाली लेयर पर कैसे जा सकते हैं। ये किसी टीचर्स ने, दे शुड बी इमीडिएटली टर्मिनेटेड। ये इतने क्रूअल टीचर्स हैं, क्लूलेस टीचर्स हैं, इनको इमीडिएटली इनकी जॉब से निकालना चाहिए। तो ये मैं बच्चों को बचाइए, किसी तरह से बच्चों को बचाइए। तो ये मैं आपको थोड़ा सा आज बताना चाहता था। और मैं चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं वो एक ऐसा कलेक्टिवली, अकेले अकेले जाते तो डरते हैं, वैसे भी इंडिया में ज़्यादातर लोग इतना डरे हुए हैं कि वो दे हैव बिकम लैम्स, यानी कि भेड़ बकरी बन गए हैं। तो इसलिए डरिए ना, खास करके अपने बच्चों की लाइफ बचाने के लिए डरिए बिल्कुल भी ना। हर एक स्कूल वाले प्रिंसिपल को जाकर मिलिए और उनको बोलिए कल से ये एजुकेशन ख़त्म करो। वो कहते हैं, मैं कई प्रिंसिपल्स को मिला हूँ, वो कहते हैं ऊपर से चेंज होकर आएगी तब हम करेंगे। अब ऊपर कहीं जाना है तो मैं ऊपर भी जाने के लिए तैयार हूँ। ये जो मक्कार झूठे पॉलिटिशियंस हैं उनके पास भी जाने के लिए तैयार हूँ। इफ यू हैव टू प्रोटेस्ट, यू हैव टू प्रोटेस्ट। अपने बच्चों की लाइफ बचाने के लिए सब कुछ कीजिए। ये पढ़ाई बिल्कुल बेकार है। तो इसलिए
अभी मैं ब्रीफली यही आपको बताना था, बट आई विल कीप raising my voice against this cruel system of education, school education in India. बाकी तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की तो बिल्कुल वैसे ही रिलेवेंट है अगर स्कूल की एजुकेशन. सो आई विल कीप रेजिंग माय वॉइस अगेंस्ट दिस redundant, cruel, meaningless, unnecessary school education that is being used in the Indian schools. तो अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो दिल्ली के बारे में ही बात कर सकते हैं, लेकिन दिस एंटायर स्कूल सिस्टम इन इंडिया इज हॉरिबल, दिस इज टॉर्चरिंग. इसको बंद कीजिए क्योंकि हमें अपने बच्चों की लाइफ्स बचानी है. तो आज के वीडियो में इतना ही. जो अगर आप कुछ मेरे को बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज लीव योर कमेंट्स अंडर दिस वीडियो, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर माय ईमेल और फ़ोन. जो भी पेरेंट्स को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. टीचर्स तो मकार हैं क्योंकि वो उनको तो सिर्फ सैलरी से मतलब है, वो ये इनिशिएटिव नहीं लेंगे. पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ, जिन जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा भी लगाव है, प्यार है, और दे वांट टू सेव देयर लाइव्स, तो उनको ये इनिशिएटिव इमीडिएटली लेना पड़ेगा. जहां मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, आई एम अवेलेबल 24/7. थैंक्स फॉर वॉचिंग.